नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी कहाँ जाओगे बाबा। स्वयं प्रकाश जी की अन्य कहानियाँ भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर मास्टर राम रतन वर्मा ने मकान बनवाया था। सभी गुंजाइशों को मद्देनजर रखते हुए जो मकान 60,000 में बन जाना चाहिए था, उसमें होनहार और कारगुजार कारीगरों राजमिस्त्रियों की बदौलत 1 लाख से ज़्यादा खर्च हो गए थे, जिसके लिए पीएफ से भी पैसा निकालना पड़ा था और इधर उधर से भी कर्ज लेना पड़ा था। मकान बनवाते बनवाते कोई 100 बार मन में ख्याल आया था कि कहाँ फंस गए। शारीरिक मानसिक परेशानी, कष्ट, दौड़ भाग, तनाव तो ठीक है, पर अनअपेक्षित आर्थिक चोटें तो तोड़ डालती थी ना। कई बार जी में आता कि हो गया सो हो गया, जहां तक हो गया बस वहीं काम रोक दें और अपना खर्च निकलता हो तो जो ग्राहक मिले उसी को बेचकर छुट्टी पाए। लेकिन वहां ग्राहक मिलता कौन। शहर से 15 किलोमीटर दूर था मकान, जहां न सड़क, न पानी, न बिजली, न आबादी। और होता भी कोई ग्राहक तो कूद कर सामने थोड़ी आ जाता उनको दलदल से निकालने। वह भी तो पट्टा इंतजार करता कि देखे मास्टर राम रतन वर्मा कहाँ तक बढ़ा पाते हैं काम। उन्हीं दिनों मास्टर साहब के इकलौते बेटे नवीन ने हायर सेकेंडरी पास की थी। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते होते रह गया था और पॉलीटेक्निक में हो गया था। पॉलीटेक्निक अपने शहर में था। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जयपुर जाना पड़ता और हॉस्टल में रहना पड़ता। बच्चा पसोपेश में था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, बाबूजी क्या करूं। मास्टर साहब को तो लग रहा था कि एक तरह से यह भी ठीक हुआ, मकान बन रहा है, इस समय हॉस्टल का खर्चा कैसे निकालते। उन्होंने कहा, भाई इंजीनियर तो इंजीनियर है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज क्या और पॉलीटेक्निक क्या, किताबें तो किताबें, कोर्स तो तकरीबन एक ही है। फिर तुमने प्रतिभा और लगन होगी तो बाद में MMIE भी कर सकते हो। दिल छोटा ना करो, जाओ। नवीन चला तो गया पर खुश होकर नहीं। और 2-4 रोज बाद उसने अपने एक दोस्त से मास्टर साहब को कहलवाया, यदि 11,000 रुपये दे दिए जाएं तो अभी नवीन का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। उस जमाने में कैपिटेशन फीस का चलन आज की तरह आम, दिन दहाड़े और बेशर्मी पूर्ण नहीं था। मास्टर साहब इस प्रस्ताव पर विचार तो क्या करते, उन्होंने इसे अपने और नवीन के लिए अपमानजनक समझा और प्रस्ताव लाने वाले को डांटकर भगा दिया। नवीन ने पॉलीटेक्निक में ही प्रवेश ले लिया। बाद में 20 बार मास्टर राम रतन वर्मा को यह सारा प्रसंग याद आया है और याद आए हैं महाभारत के झूठे मक्कार आचार्य भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप, और हर बार उनका कद जैसे कुछ सूत छोटा हो जाता रहा। बेटे के जीवन से उन्होंने ईंट चूने के नश्वर मकान को अधिक महत्व दिया। यह कोई छोटा पाप है। खैर, किसी तरह वह मकान बना। हालांकि वैसा तो नहीं जैसा मास्टर साहब ने सोचा था कि बड़ी सी स्टडी होगी, लाइब्रेरी सहित, बीच में खूब हवादार हॉल होगा, घर के चारों तरफ फूलों की क्यारियां और सब्जियों की बाड़ियां होंगी, आगे पीछे नीम के झूमते हुए पेड़ होंगे और अहाते में ही महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर होगा, वगैरह वगैरह। पर जो भी था ठीक था। 3 कमरे, 1 रसोई, खुली छत और 3 तरफ काफी बड़ा अहाता। सूर्योदय, सूर्यास्त के रंगीन दृश्य, पंछियों की चहचहाहट, शुद्ध हवा और गहरी शांति, इसी की तो चाहत थी। बस रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहेंगे, पूजा का पाठ करेंगे और शांति से लिखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कब से उनका मन गीता की नई भाषा टीका लिखने का है। कुछ नोट्स भी ले रखे हैं। लगता है यह सपना रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही पूरा होगा। मास्टर रामरतन वर्मा साहित्य के भी रसिक पाठक थे। दुनिया की श्रेष्ठ साहित्य का उनके पास अपना चुनिंदा संग्रह था। बार बार पढ़ते थे और मुग्ध होते थे, खासकर कहानियां और कविताएं। हालांकि आधुनिक कविता समझने में और अब भी दिक्कत आती थी। कितने किराए के मकानों का मास्टर साहब का अनुभव अच्छा नहीं था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां मकान मिलता वहीं कीचड़, कांदा, घिचपिच, गंदी गलियां, नालियों पर टट्टी फिरते बच्चे, चिचियाते सुअर, ऊंची आवाज में चीखते रेडियो और लड़ती हुई स्त्रियां, अकारण गाली बकते पुरुष। क्या कोई पढ़े लिखे? इस पर जब भी मकान मालिक दिखे उसे नमस्ते करो। जब तक वह बात करना चाहे उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहो
अपने 4 जरूरी काम छोड़कर उसकी बेवकूफ़ी की बातें सुनो। खासकर पिछले मकान मालिक ने तो उन्हें बहुत ही तंग किया। वह जब चाहे आकर धमक जाता, हर कमरे में ताका झाकी करता, कागज किताब उठा उठा कर देखने लगता। यहाँ तक कि मेज पर कोई आई हुई या जाने वाली चिट्ठी पड़ी होती तो वह भी बिना पूछे उठा लेता और पढ़ने लगता। उन दिनों मास्टर साहब विश्व साहित्य में से अपनी पसंद की 10-12 कहानियां एक रजिस्टर में उतार रहे थे। वे एक जगह मिलती नहीं और जब पढ़ने की तलब हो किताब ढूंढनी पड़ती। कहानियों के साथ ही मास्टर साहब उनकी समीक्षा जैसी भी लिखते जा रहे थे। यह कहानी मुझे क्यों अच्छी लगी वगैरह वगैरह। एक दिन मकान मालिक उनकी अनुपस्थिति में वह रजिस्टर पढ़ने ले गया और शाम को आया तो फटकारने लगा कि क्या फालतू के काम में टाइम वेस्ट करते रहते हो, इससे तो 4 ट्यूशन ही कर लो, देखो लोग कितना कमा रहे हैं। क्या यार मास्टर, तुम्हारा पढ़ना लिखना भी बेकार ही रहा। मैं टीचर होता तो आज की तारीख में कम से कम 2000 रुपया महीना कमा कर दिखा देता। खैर मास्टर साहब तो उससे के भी हमारी हैं ही। उसे बर्दाश्त करना असंभव ना हो जाता तो कैसे मकान बनवाने की हिम्मत करते। इसलिए अंततः जब मकान बन गया तो ऐसी शांति मिली कि पूछो मत। जी करता है कि बस निहारते ही रहो घंटों अपने इस साकार स्वप्न को। मकान तैयार हो गया तो उसकी शुद्धि, यज्ञ, गृह प्रवेश और प्रीति भोज का संक्षिप्त कार्यक्रम भी करना ही पड़ा, जिसमें उनके समस्त सहकर्मी दूर से तकलीफ उठाकर भी सउत्साह आए। सब ने उनके साहस की प्रशंसा की, उनकी सुरुचि की दाद दी और उनके संचित पुण्य को सहारा। बधाइयों के बाद सुझावों की भी बारी आई। अब क्या करोगे इस मकान का? कैसे रहोगे इतनी दूर जंगल में अकेले? क्या किराए पर दोगे? लेकिन यह किराए पर भी लेने वाला कौन आएगा? कुछ नहीं जी, देखते देखते यहाँ भी आबादी हो जाएगी। और आधो ने कहा, अरे जैसे ही कोई किराएदार मिले किराए पर उठा दो, कर्ज का ब्याज भी निकलेगा और घर भी आबाद रहेगा। मकान सुनसान तो ना पड़ा रहेगा, और अगर सुनसान रहा तो लोग खिड़की, दरवाजे और ईंटें तक निकाल कर ले जाएंगे। आप जानते नहीं गांव वाले कितने बदमाश हो गए हैं आजकल। बाकी के आधे कह रहे थे किराए पर हरगिज मत देना। देना आसान होता है, खाली कराना मुश्किल। किराएदार दबा कर बैठ गया तो कहाँ फौजदारी करने जाओगे, बाल नोचते रह जाओगे। आजकल तो अदालतें भी किराएदारों का ही पक्ष लेती हैं। कोई शराबी कबाबी किराएदार आ गया तो अलग आफत। मास्टर साहब कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक तरफ मकान मालिक होने का सुख भोगने का और हर माह किराए की रकम हाथ आने का लालच जोर मार रहा था। दूसरी तरफ किराएदार द्वारा तोड़फोड़ करने का या मकान दबा दिए जाने पर होने वाली मारपीट, मुकदमेबाजी में फंसने की आशंका से डर भी लगता था। इन दिनों उनकी पोस्टिंग पास के एक शहर में थी, इसलिए खुद रह नहीं सकते थे। तो काफी सोच विचार के बाद अंत में उन्होंने नवीन को बताया। वे अपने 1-2 दोस्तों के साथ इसी मकान में रहे। नवीन ने कहा कि इतनी दूर से रोज सुबह अपनी खड़खड़ साइकिल पर कॉलेज आते जाते उसके 1-2 पीरियड तो छूट ही जाएंगे। मास्टर साहब ने उसे नई साइकिल दिलवाने का लालच देकर किसी तरह राजी किया। नवीन अपने 2 नए दोस्तों के साथ रहने आ तो गया, पर 15 दिन भी वहां नहीं रहा। वहां लालटेन की रोशनी में पढ़ना पड़ता। लालटेन जलते ही ढेर सारे कीट पतंगे आ जाते। सुबह जल्दी उठना पड़ता, रात को डर भी लगता, और फिर दूर रहने के 1000 झंझट कि नमक भी खत्म हो जाए तो जाओ 15 किलोमीटर दूर। एक दिन तीनों दोस्त मकान में ताला लगाकर शहर की घनी बस्ती में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। यहाँ से कॉलेज भी पास था और सिनेमा घर भी। फिर कुछ महीने मकान खाली पड़ा रहा और जैसे कि सहकर्मियों ने आशंका व्यक्त की थी, उसमें चोरियां होने लगी। हालांकि हफ्ते में एक बार नवीन जाकर देख संभाल आता था, पर वह हर समय तो मकान की रखवाली करने बैठा नहीं रह सकता था। पहली बार बाउंड्री वाल के गेट का ताला टूटा मिला, दूसरी बार लोहे का गेट टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा मिला, फिर खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए तो कोई हैंडपंप तोड़ गया। कुछ दिनों बाद दीवार में एक मोखा बना मिला, जिसमें के भीतर घुसकर एक कुतिया ने ढेर सारे पिल्ले जन रखे थे। हो सकता है कि कोई आदमी है हो जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या आसपास के खेतों से काम करने वाले पानी पिए या छाया में सुस्ताने आ जाते हों और लापरवाही या पर पीड़न सुख में कुछ तोड़फोड़ कर जाते हों, या आवारा लौंडे हों या जानवर ही हों, जो हो, और नुकसान तो हो ही गया ना। मास्टर साहब महीने में एक बार नवीन को पैसे देने आते तो मकान को भी संभाल जाते, पर बार बार छोटे मोटे नुकसानों की मरम्मत कराना तो जैसे सिरदर्द होने लगा। जब भी आते नवीन की ही साइकिल पर पीछे बैठा कर ले जाता।
एक बार आए तो नवीन ने बताया कि उस तरफ टेम्पो चलने लगे हैं। कहाँ के लिए? मास्टर साहब ने पूछा। आगे माखूपारा गांव तक जाते हैं। और लौटने के लिए? सड़क तक आकर थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है और कुछ ना कुछ मिल जाता है। ट्रक भी चलते हैं। वैसे तो दूध वालों की मोटरसाइकिलें भी आती जाती हैं और वो भी बैठा लेते हैं तो 5 रुपए में, पर आप उस पर मत आना। क्यों? आपसे बैठा नहीं जाएगा, दोनों तरफ टंकियां लगी रहती हैं। नवीन ने मानो कह दिया कि मैं आपको बैठाकर नहीं ले जाने वाला, अपनी व्यवस्था आप कीजिए। मास्टर साहब ने साइकिल की दुकान से एक किराए की साइकिल ली और पहुंच गए। देखा कि आसपास काफी सारे प्लॉट कट गए हैं और कुछ पर तो मकान बनना भी शुरू हो गया। पता चला कि आगे गांव में एक सरकारी कारखाना खुलने की मंजूरी मिल गई। जमीन वगैरह भी ले ली गई है। निर्माण शुरू होने वाला है। रास्ते पर लगे ये नीले पीले साइन बोर्ड उसी के हैं। जमीन इधर अब धड़ाधड़ बिक रही है और भाव रातों रात बढ़ रहे हैं। कुछ ही सालों में अच्छी आबादी भी हो जाएगी। मास्टर साहब को अच्छा लगा। यहाँ मकान बनाने का अपना निर्णय सूझबूझ भरा लगा। हालांकि इसमें उन्होंने क्या किया, फिर भी यूं ही छोटी सी एक खुशी। लेकिन लौटते समय रास्ते में साइकिल पंचर हो गई और उसे लादे लादे 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। खूब थक गए। अब हर महीने जाकर मकान देखने का भी उत्साह नहीं होता। खाली पड़ा मकान भूतहा जैसा लगता। वहां जब तक रहते सारा समय चोरी और उचक्केपन के निशानात की तफ्तीश में ही बीता जाता। सुंदरता निहारने को समय ही नहीं बचता। बार बार यही सोचते कि इससे तो बाहर शहर में ही कहीं मकान मिल जाता या घर बनवा लेते या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में किस्तों पर ले लेते। इतना पैसा इसमें घुसाकर आखिर उसका क्या रिटर्न मिल रहा है? चलो, उनसे इतनी चतुराई नहीं होती, पर बैंक में भी डाल देते तो कितना ब्याज मिलता। उनके रिटायर होने में भी अभी समय था। पता नहीं कब वास्तव में रहने आ पाएंगे यहाँ। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी लगती, इलाका अब उतना सुनसान नहीं रह गया। प्लॉटों पर 4 दीवारियां उठ गई थी। बिजली की एक लाइन भी उधर से निकल रही थी। सड़क पर एक पंचर जोड़ने वाले की दुकान भी खुल गई थी और उस रास्ते पर टेम्पो भी चलने लगे थे। फिर भी आखिर जरूरत क्या थी अभी से इसमें इतना पैसा घुसाने की? मास्टर साहब ने अपने एक विश्वस्त सहकर्मी से कहा कि मैं मकान बनवाकर फंस गया हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। या तो किराएदार दिलवा दो या साले को बिकवा ही दो। दोनों ने काफी मंत्रणा के बाद यह तय किया कि प्रांतीय समाचार पत्र में किराए पर देना है का विज्ञापन दे दिया जाए। मकान पर टूलेट की तख्ती भी टांग दी जाए और आसपास वालों से बात की जाए। सहकर्मी ने यह भी कहा कि वैसे तो उनका एक भूतपूर्व विद्यार्थी उसी शहर में आड़त की दुकान करता है। 1 मिनट में किराए पर ले लेगा और किराया भी मुंह मांगा देगा। पर यदि उसने मास्टर साहब के मकान में गुड़ या सिंग तेल भर दिया तो किराया गया भाड़ में, अच्छे खासे मकान का सत्यानाश हो जाएगा। आखिरकार विज्ञापन दे दिया गया और किराएदार मिल भी गया। हालांकि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं ठहरा, पर किराएदारी का सिलसिला शुरू जो हुआ फिर रुका नहीं। एक बैंक वाले ने भी ले लिया। उसने सुझाव दिया कि नवीन का खाता उनके बैंक में खुलवा दिया जाए तो महीने के महीने किराया वहीं जमा हो जाएगा। मास्टर साहब को सुझाव पसंद आया। उन्होंने यही किया। जब मनुष्य रहने लगे तो मकान में कुछ तरमीम भी करनी पड़ी, कुछ और पैसा लगाना पड़ा। इस बीच बिजली भी आ गई तो उसका कनेक्शन भी ले लिया। बैंक वाले ने ही सारी दौड़ भाग की। उसका तबादला हुआ तो एक जान पहचान के लेक्चरर को दे दिया। अब तो मास्टर साहब की जानकारी के बगैर भी किराएदार बदलने लगे। ज्यादा से ज्यादा नवीन को बता दिया जाता। हाँ, किराया नियम से जमा हो रहा था, पर उसमें से भी काफी तो मकान के रखरखाव, मरम्मत आदि पर ही खर्च हो जाता और बाकी से ब्याज भरा जाता। मूल तो वही का वहीं बैठा था। इस बीच मास्टर साहब का तबादला और दूर हो गया और मकान की सारी जिम्मेदारी नवीन पर आ गई। 3 साल में डिप्लोमा पूरा हो गया और निकलते ही उसे वहीं फर्टिलाइजर कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी भी मिल गई, उसी कंपनी में जो उसके अपने मकान के पास बन रही थी। कायदे से अब तो उसे अपने मकान में रहना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अब तक किराए का नियमित आना इतना अच्छा लगने लगा था कि नवीन को किराए पर अपना कमरा लेकर रहना ही बेहतर लगा। मकान के संचित किराए से उसने आने जाने के लिए एक मोपेड खरीद ली। अगला किराएदार लंबे समय तक जमा रहा। उसने मकान में काफी तोड़फोड़ भी करवा डाली। किराया बैंक में जमा होता था, इसलिए यह भी नहीं कह सकते थे कि वह किराया नहीं देता। वैसे भी भाड़ा चिट्ठी लिखवाई नहीं थी, भरोसे पर ही तो मकान दे दिया था। किराया बढ़ाने और मकान को ढंग से रखने को लेकर उसकी
नवीन से तकरार चल रही थी और एक बार बात तो इतनी बढ़ गई, नवीन गया तो वह नशे में था, मारपीट हो गई। नवीन को भी चोटें लगी। आखिर जान पहचान के कुछ पुलिस वालों को खिला पिलाकर नवीन ने किसी तरह मकान खाली करवाया। इस घटना की सूचना मिलते ही मास्टर साहब वहां नवीन के पास पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन में ड्यूटी लग गई थी। कलेक्टर से भी जाकर मिले, पर उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। और संयोग कुछ ऐसा रहा कि 4 साल में एक बार भी अपने शहर नहीं जा पाए। इस घटना के 15-20 रोज बाद खुद नवीन ही आया। उसने बताया कि सरकारी काम से भी इधर उसका आना होता रहेगा। उसी साल फिर गर्मियों में फिर चुनाव हो गए, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा। अगले साल साथ के कुछ नौजवान अध्यापक टिहरी गढ़वाल जा रहे थे। मास्टर साहब भी साथ हो लिए। हिमालय दर्शन की पुरानी इच्छा थी कि फिर कब ऐसा मौका मिलता। फिर अगले साल नवीन दक्षिण भारत चला गया। सच यह है कि वह जाने से बच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नवीन अच्छी तरह संभाल रहा है, वहाँ जाकर हो सकता है कि गड़बड़ कर दे। आखिर तो उसे ही संभालना है।